Hello guys, welcome to Know the Law with Harpreet. I hope you are all good. So today we will start the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. आज हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जो है इसमें एडॉप्शन देखेंगे, देन उसके बाद हम जो है मेंटेनेंस की सेक्शन देखेंगे। एडॉप्शन की सेक्शन जो है वो सेक्शन 1 to 17 जो है वो डील करते हैं एडॉप्शन के साथ, और बाकी के जितने भी रिमेनिंग सेक्शन है 18 to 30 वो सब जो है मेंटेनेंस के साथ डील करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम एडॉप्शन देखेंगे। इस लेक्चर में हम जो है सेक्शन 1 to 10 देखेंगे एडॉप्शन में। ठीक है। जो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि एडॉप्शन कब होता है, क्या क्या वैलिड कंडीशंस है एडॉप्शन के लिए। ठीक है। और देखेंगे कि कब जो है हिंदू मेल जो है एडॉप्शन ले सकता है, फीमेल कब ले सकती है। ठीक है। कौन पर्सन जो है एडॉप्ट कर सकता है और कौन हो सकता है एडॉप्ट के लिए। ठीक है। क्या क्या कंडीशंस रहती हैं वो सब जो है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलते हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले देखो प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या बोला है? एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई लॉ रिलेटेड टू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। ये जो एक्ट है ये मेनली किसके लिए बनाया गया है? एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है। जितने भी लॉ हैं वो सारे के सारे किससे रिलेट होते हैं? एक तो एडॉप्शन से रिलेट होते हैं और एक हमारे मेंटेनेंस से रिलेट होते हैं। ठीक है। इस एक्ट के अंदर जो है 30 सेक्शंस हैं जो कि 4 चैप्टर में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, वो जो है डील करता है प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1 to 4। ठीक है। देन उसके बाद चैप्टर 2 जो है एडॉप्शन का, वो सेक्शन 5 to 17 डील करेगा। चैप्टर 3 जो कि डील करेगा मेंटेनेंस के साथ, सेक्शन 18 to 28। ओके। एंड लास्ट सेक्शन 4 जिसके अंदर जो है कुछ सेक्शन जो है रिपील है, और सेक्शन 29 to 30 जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हम अपना आज का लेक्चर। सेक्शन 1, ये जो है एक्ट है किसके ऊपर लागू होता है? होल ऑफ द इंडिया। ठीक है। एक्सटेंड होता है ये होल ऑफ द इंडिया। और इसको जो है प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? 21 दिसंबर 1956 में इसको जो है असेंट मिली। सेक्शन 2 जो है वो डील करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ये सेम वही है कि ये जो एक्ट है किन लोगों पर अप्लाई होता है, कौन हिंदू होते हैं। ठीक है। हिंदू की हमने सारी कम्युनिटीज पढ़ी थी, कौन कौन हिंदू नहीं होते, क्रिश्चियन, जैन, ठीक है, पारसी, इन सब को छोड़ के, मुस्लिम को छोड़ के सब जो है हिंदू में बताए गए हैं। ठीक है। सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए। ठीक है। हिंदूज में और कौन कौन कम्युनिटीज आती हैं ये सब हमने कवर किया था हिंदू मैरिज एक्ट में। तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। ठीक है। अगर और डिटेल में पढ़ना हो तो। ठीक है। उसके बाद देखो सेक्शन 3 जो है डील करता है किसके साथ? डेफिनेशंस। ठीक है। डेफिनेशंस भी हमने कहीं ना कहीं कस्टम एंड यूसेज की देखी थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत बता दूंगी। उसके बाद जो है देखेंगे हम मेंटेनेंस क्या होता है, माइनर कौन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर है, प्लीज देख लेना थोड़ा। Custom and usage. Any rule which having been continuously and uniformity observed for a long time has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribes, community, group और family। क्या बोला कि ये जो ये रूल होते हैं जो कि कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं। ठीक है। यूनिफॉर्मिटी में आ रहे हैं लॉन्ग टाइम से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 7 फेरे जो है एशियन टाइम से चलते आ रहे हैं, इसमें ऐसी कोई भी इंटरप्शन नहीं है किसी की भी। अब ये जो है एनफोर्स ऑफ लॉ भी हो चुका है कि ये जो है लॉ की लीगली है कि अगर 7 फेरे नहीं हुए तो शादी नहीं मानी जाती। तो जो 7 फेरे हैं वो बिना किसी इंटरप्शन के अब तक चलते आ रहे हैं, इसलिए फिर क्या बोला है, ये हमारा कस्टम बन गया कि ये हमारा कस्टम है, ये होगा ही होगा। ठीक है। जो कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं बिना किसी इंटरप्शन के। ठीक है। यूसेज सेम वही है, मतलब बिना किसी रुकावट के चलते आ रहे हैं।
ठीक है, तो उसे बोलते हैं यूसेज। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो में क्या बोला कि अगर कोई भी अनरीजनेबल, कोई एक ऐसा कस्टम और यूसेज जो कि पब्लिक पॉलिसी को वॉयलेट कर रहा है, उसको जो है उसको भड़का रहा है, अपोज कर रहा है, तो वो जो रूल है एप्लीकेबल ओनली टू द फैमिली, और वो जो है सिर्फ फैमिली पर रहेगा, डिसकंटिन्यू बाय द फैमिली, और फैमिली चाहे तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। ठीक है। Maintenance. All cases provision for food, clothing, residence, education and medical attendance and ट्रीटमेंट। मतलब कि हर एक केस चाहे कुछ भी हो, मेंटेनेंस तो जरूरी होती है। मेंटेनेंस किस किस तरह की होती है, जिसमें हमें फूड भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए कि हाँ भाई अगर बाई चांस तबीयत खराब हो जाए तो मेडिकल से हम अपनी दवाइयां ले सके, हमें ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो ये सब जो है मेंटेनेंस में आता है। बिना मेंटेनेंस के जो है पर्सन सरवाइव नहीं कर सकता। हर एक केस में जो है मेंटेनेंस जरूरी होता है। अनमैरिड गर्ल जो है ऑल्सो रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंट टू हर मैरिज। इसमें देखो क्या बोला कि जो अनमैरिड गर्ल है वो भी, उसके भी जो है एक एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, उसके भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं उसके भी, जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है। माइनर हमने पढ़ा था, पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज और हर एज ऑफ 18 ईयर। जब तक वो 18 ईयर अपना कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक जो है वो माइनर रहेगा। ओके। सेक्शन 4, ओवरराइडिंग इफेक्ट एक्ट, कि मतलब ये जो एक्ट है किस पर इफेक्ट करेगा। अगर इससे पहले कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा कस्टम या ट्रेडिशनल कोई टैक्स रूल, ठीक है, इस एक्ट को इफेक्ट कर रहा है तो उसको जो है सीज कर दिया जाएगा, उस रूल को जो है एंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। इससे पहले अगर कोई भी लॉ जो था, ठीक है, कुछ भी कोई अगर इनकंसिस्ट हो रहा है, ठीक है, इस एक्ट को जो है उसके अगेंस्ट जा रहा है, इस एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर उस एक्ट, उस लॉ को भी सीज कर दिया जाएगा। ओवरराइडिंग इसको कहते हैं। सेक्शन 5, एडॉप्शन टू बी रेगुलेट बाय दिस चैप्टर। क्या बोला है कि अगर अब कोई भी एडॉप्शन होगा ना, ठीक है, इंडिया में कोई भी एडॉप्शन होगा तो इस एक्ट से ही वो रेगुलेट होगा। बिना इस एक्ट के कोई भी एडॉप्शन जो है वो वैलिड नहीं बोला जाएगा। ठीक है। देखो, एडॉप्शन का मतलब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम फैमिली वेयर ही इज बोर्न टू अनदर फैमिली। मतलब ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसफर करना। जहां एक पर्सन, जो एक बच्चा है जहां पर उसने जन्म लिया, ठीक है, जहां पर उसने जन्म लिया उस फैमिली से जो है उसको निकाल कर किसी और फैमिली में देना, अनदर फैमिली में, उस, और वो जो फैमिली है वो उसको ले रही है, तो इस बच्चे का ट्रांसफर हुआ किसी और फैमिली में, उसको बोलते हैं एडॉप्शन। मतलब एक फैमिली जहां से उसने जन्म लिया वहां से वो अगर किसी और फैमिली में जाता है, ठीक है, उसका ट्रांसफर होता है, जहां पर उसका फूड होगा, खाना होगा, रहना सहना होगा, ठीक है, एजुकेशन होगी, और सब कुछ जितना जो भी है सब कुछ अनदर फैमिली में जब जाता है उसको बोलते हैं एडॉप्शन। ठीक है, कि वन फैमिली में जहां उसने जन्म लिया उसके बाद वहां से वो दूसरी फैमिली में जाता है, दूसरी फैमिली जो उसके पेरेंट्स, जो एडॉप्टेड पेरेंट्स होंगे, उसने उसको लिया है, ठीक है, तो वहां पर उसका खाना, रहना सहना, सब कुछ, एजुकेशन, हर चीज उसकी वहां पर होगी। उसको एडॉप्शन बोलते हैं कि हमने आपका जो चाइल्ड है उसको एडॉप्ट कर लिया है, मतलब वो अब से हमारा चाइल्ड है। ठीक है। दिस दिस चैप्टर एडॉप्शन इन कंट्रावेंशन वॉइड। मतलब क्या बोला कि अगर इस एक्ट के, इस चैप्टर के कोई भी ऐसा एक्ट किया जाएगा एडॉप्शन में तो वो जो है हमारा वॉइड हो जाएगा।
सेक्शन 6, वैलिड एडॉप्शन हमारा कब होता है, ठीक है, कब हमारा जो है वैलिड एडॉप्शन बोला जाएगा। पर्सन एडॉप्टिंग पर्सन एडॉप्टिंग टू हैव कैपेसिटी एंड राइट टू एडॉप्ट, जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 एंड 8 में। 7 जो है वो मेल के साथ, हिंदू मेल के साथ डील करता है, एंड सेक्शन 8 जो है वो फीमेल हिंदू के साथ डील करता है, ठीक है, कि मतलब कौन पर्सन जो है एडॉप्ट कर सकता है, क्या उसके राइट होंगे, कब वो जो है कैपेबल होगा किसी बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए। कैपेसिटी ऑफ पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन, क्या कैपेसिटी रहेगी एडॉप्शन, गिविंग एडॉप्शन मतलब देने के लिए क्या जो है कैपेसिटी रहेगी उस पर्सन की, तो ये जो है सेक्शन 9 के अंदर बताया है। कैपेसिटी ऑफ पर्सन बीइंग टेकन इन एडॉप्शन, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं, क्या रहेगा कि जो पर्सन जो है एडॉप्ट हो रहा है उसकी क्या क्या कैपेसिटी होती है, ये हम जो है सेक्शन 10 में पढ़ेंगे। कंप्लायंस ऑफ अदर कंडीशंस, जो अदर कंडीशंस है जो हम पढ़ेंगे वो सेक्शन 11 में पढ़ेंगे। सेक्शन 7, कैपेसिटी ऑफ हिंदू मेल टू एडॉप्ट। अब कैपेसिटी क्या रहेगी, अगर कोई हिंदू मेल जो है किसी को एडॉप्ट करेगा तो क्या उसकी कैपेसिटी रहेगी, क्या वो जो है कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। एनी हिंदू मेल, अगर कोई भी हिंदू मेल जो है मेजर होना चाहिए 18 ईयर, सबसे पहली बात। साउंड माइंड होना चाहिए वो, ठीक है, अनसाउंड माइंड ऑफ नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होगा, ठीक है, सबसे पहले 18 ईयर होना चाहिए मेजर, और साउंड माइंड होना चाहिए। सेकंड, इफ मैरी, अगर वो मैरिड है, देन कैन ओनली अडोप्ट, वो जो है तभी सिर्फ अडोप्ट कर सकता है अपनी वाइफ की कंसर्ट लेके। अगर एक या एक से ज्यादा वाइफ है तो वो जो है सब वाइफ की कंसर्ट लेगा, अगर उसकी सिर्फ वन वाइफ है तो वो जो है वन वाइफ की कंसर्ट लेगा, ठीक है। तो वाइफ की कंसर्ट होना जरूरी है। कंसर्ट ऑफ वाइफ कब जो है, व्हेन नॉट नीड, कब जो है जरूरत नहीं होती वाइफ की कंसर्ट, जब रिनाउंस द वर्ल्ड हो, मतलब अपनी दुनियादारी को वाइफ ने त्याग दिया हो। सीज टू बी हिंदू, उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया हो, किसी और धर्म में चली गई हो, या वो वाइफ जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, ठीक है, वो मतलब मेंटल स्टेबल ना हो। सेक्शन 8, कैपेसिटी ऑफ हिंदू फीमेल टू एडॉप्ट, कि अब हिंदू फीमेल कब जो है किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकती है। एनी हिंदू फीमेल, सेम वही है, 18 ईयर की होनी, मतलब 18 ईयर से मेजर होनी चाहिए, मेजर मतलब 18 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, और साउंड माइंड होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो उसकी शादी हो रखी है तो अगर उसके हस्बैंड, अगर एक या एक से ज्यादा हस्बैंड है या उसका सिर्फ एक हस्बैंड है तो सबकी जो है, अगर एक से ज्यादा हस्बैंड है तो सबकी कंसर्न होनी चाहिए, अगर उसका एक ही हस्बैंड है तो सिर्फ अपने हस्बैंड की कंसर्न उसको जरूरी है एडॉप्शन के टाइम पर। अब कंसर्न जो है हस्बैंड की कब जरूरी नहीं होगी, जब हस्बैंड सेम वही रहेगा कि रिनाउंस द वर्ल्ड, दुनियादारी को त्याग दिया है, सीज द हिंदू, हिंदू को जो हिंदू धर्म जो है उसने चेंज कर लिया, या फिर वो मेंटली स्टेबल नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। सेक्शन 9, पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, कब जो है पर्सन एडॉप्शन जो है वो दे सकता है, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें जो पर्सन कब कैपेबल होगा एक एडॉप्शन को देने के लिए। देखो, फादर, मदर और गार्डियन, ये तीन लोग जो है सिर्फ एडॉप्शन जो है दे सकते हैं, इन तीनों को बस राइट है देने का एडॉप्शन, और किसी को राइट नहीं है। अब फादर और मदर का देखो, सबसे पहले इक्वल राइट टू गिव चाइल्ड इन एडॉप्शन, इन दोनों का एक इक्वल राइट होगा एडॉप्शन को देने के लिए, ठीक है, मतलब इन दोनों की कंसेंट जरूरी है एक दूसरे के लिए, और कंसेंट कब जरूरी नहीं होती वो मैंने अभी आपको बताया, रिनाउंस द वर्ड, सीज टू हिंदू एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, ये तीन चीजें हैं जब जो है कंसेंट जरूरी नहीं होती। लेकिन अब कंसेंट जब जरूरी है, इन दोनों की सहमति से जो है बच्चे को एडॉप्शन के लिए दिया जाएगा। इक्वल राइट टू गिव चाइल्ड इन एडॉप्शन, ठीक है, कंसेंट जो है बोथ दोनों की जरूरी है, इज रिक्वायर्ड, मतलब मस्ट चाहिए एकदम, टू गिव देयर चाइल्ड इन एडॉप्शन, ठीक है। कंसेंट कब जरूरी नहीं होती, मैंने बता दिया, रिनाउंस द वर्ड, सीज टू बी हिंदू एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब देखो क्या बोला है कि गार्डियन जो है,
अब गार्डियन, ठीक है, गार्डियन जो है कब जो है किसी बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे सकता है, अगर वो गार्डियन है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से जो है वो एडॉप्शन के लिए दे सकता है किसी भी पर्सन को, ठीक है, टू एनी पर्सन और टू हिमसेल्फ, या तो वो किसी भी पर्सन को दे सकता है या तो वो खुद को मतलब अपने आप को जो है उस बच्चे को एडॉप्ट के लिए दे सकता है, ठीक है। कब कब जो है ये होगा, मतलब गार्डियन जो है कब कोर्ट की परमिशन लेके बच्चे को एडॉप्ट के लिए दे सकता है, जब इफ बोथ पेरेंट्स, ठीक है, जब उसके जो बच्चे के जो फादर मदर है उनकी डेथ हो गई है, या रिनाउंस द वर्ल्ड कर दिया है, या फिर अबेंडन द चाइल्ड, अपने बच्चे को छोड़ दिया है, या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो गई है, या फिर पेरेंटेज ऑफ चाइल्ड इज अननोन, मतलब बच्चे को नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन है, ठीक है। तो इस केस में जो है गार्डियन को राइट है कि वो जो है एडॉप्शन के लिए दे सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है, या तो वो किसी और पर्सन को दे सकता है या तो वो खुद को अपने आप को जो है बच्चे को एडॉप्ट के लिए दे सकता है कि मैं जो है इस बच्चे को खुद एडॉप्ट कर रहा हूं, मैं अब जो है रेख देख करूंगा इसकी, ठीक है, ये होता है। सेक्शन 10, पर्सन हु मे बी एडोप्टेड, कि किस पर्सन को हम एडॉप्ट कर सकते हैं, किस बच्चे को एडॉप्ट में ले सकते हैं। सबसे पहले हिंदू होना चाहिए वो बच्चा, ठीक है, क्योंकि हिंदू है ये, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, तो सीधा साफ लिखा है हिंदू, तो फिर मतलब फर्स्ट जो है वो हिंदू होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, हैज नॉट ऑलरेडी टू बी एडॉप्टेड, कि वो जो है पहले से ही एडॉप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर किसी बच्चे को हम एडॉप्ट करने गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है वो बच्चा पहले से कहीं और एडॉप्टेड है, हम उसी को एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। नो री एडॉप्शन, उसका री एडॉप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, वो पहले से एडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। थर्ड, हैज नॉट बीन मैरिड, वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। फोर्थ, हैज नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज, वो 15 साल की उम्र से छोटा होना चाहिए, मतलब 15 ईयर जो है उसने एज नहीं कंप्लीट करी हो, तभी हम बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। और ये जो है कब तक, अनलेस कस्टम और यूसेज अलाउ, अगर हम बोलते हैं कि हाँ मैरिड को अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, जो कौन पर्सन, अगर उसके यूसेज और कस्टम जो है अलाउ करते हैं तो वो पर्सन कर सकता है, अदरवाइज ये जो है वॉइड है, वैलिड नहीं है, ठीक है। और 15 साल से जो प्लस बच्चा है अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है, अगर उसके कस्टम और यूसेज अलाउ करते हैं तो ठीक है, वैलिड है, अदरवाइज ये जो है वॉइड हो जाएगा, ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है, ये प्रोवाइजो है, ठीक है, इतना याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सेक्शन 1 to 10 जो है वो कवर जो हमने करे हैं कंप्लीट, ठीक है, वो क्लियर हुए हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।